स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में शामिल नहीं है? ए सौर ऊर्जा, बी कोयला ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी हाइड्रो पावर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कोयला ऊर्जा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है, जबकि कोयला ऊर्जा एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों, जो कि दुनिया के काफी सीमित क्षेत्र में मौजूद हैं, की अपेक्षा काफी विस्तृत भूभाग में फैले हुए हैं और ये सभी देशों को काफी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जुड़े होते हैं, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। 2. यह अधिनियम वर्ष 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के अनुरूप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को संबोधित करना है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है, इसलिए कथन एक सही है। अधिनियम में माना गया है कि लड़कियां और लड़के दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और ऐसा शोषण अपराध है, चाहे पीड़ित का लिंग कुछ भी हो। इसे वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, खसरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है और विश्व भर में छोटे बच्चों में मृत्यु का कारण बनता है। 2. यह रोग मोरबिले वायरस नामक आरएनए वायरस के कारण होता है तथा मनुष्य इस वायरस का एकमात्र प्राकृतिक मेजबान है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खसरा एक एकल रज्जुक आवृत आरएनए विषाणु है जिसका एक ही सीरोटाइप होता है। यह अत्यधिक संक्रामक है और विश्व स्तर पर छोटे बच्चों में मृत्यु का कारण बनता है, अतः कथन एक सही है। यह पैरामाइक्सोविरिडे परिवार के भीतर मोरबिली वायरस जीनस से संबंधित है। मनुष्य खसरे के वायरस के लिए एकमात्र प्राकृतिक मेजबान के रूप में कार्य करते हैं, अतः कथन 2 सही है। खसरे को 2 खुराक वाले टीके के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है और उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों वाले कई देशों में इसे आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां वन्य मेलेनिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। 2. यह उद्यान ऊंचे पठारों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उच्चतम शीर्ष खैरीबुरु और साथ ही मेघाशिनी के शीर्ष हैं। 3. इन वनों में साल के वृक्ष, आर्द्र पर्णपाती और अर्ध सदाबहार प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, जो वनस्पतियों और जीवों के लिए एक समृद्ध और विविध आवास का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उपर्युक्त विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? ए. सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बी. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को ओडिशा के दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया, जिसमें 845.70 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान है और शेष 2750 वर्ग किलोमीटर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां वन्य मेलेनिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, जिसमें 40 रॉयल बंगाल टाइगर और ओडिशा की 25% हाथी भी पाए जाते हैं। यह उद्यान ऊंचे पठारों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी खैरीबुरु और मेघाशिनी की जुड़वा चोटियां हैं। सिमलीपाल के वनों में साल के वृक्ष, आर्द्र पर्णपाती और अर्ध सदाबहार किस्में पाई जाती हैं, जो वनस्पतियों, जीवों और वन निर्भर समुदायों के लिए एक समृद्ध और विविध आवास का निर्माण करती हैं। यह दक्कन प्रायद्वीपीय जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं। 2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 24 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। 3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों द्वारा वर्णानुक्रम में मासिक रूप से की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, इसमें 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनके पास वीटो पावर है, और 10 अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चयन किया जाता है। अतः कथन एक सही है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का है। अतः कथन 2 सही है। यूएनएससी की अध्यक्षता प्रत्येक माह इसके 15 सदस्यों के बीच उनके नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर बदलती रहती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत किया गया था। 2. जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल सिद्धांतों को रेखांकित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर की गई थी, जिसने भारत की संविधान का मसौदा तैयार करने की रूपरेखा तैयार की थी। अतः कथन 1 सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा ने वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव तक अनंतिम संसद के रूप में कार्य किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में संप्रभुता, लोकतंत्र और न्याय जैसे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 2. अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन अथवा परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। 3. राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम अथवा परिहार करने की शक्ति है। अतः कथन 2 सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन यह संवैधानिक तंत्र के अप्रभावी होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से नहीं, अपितु प्रायः मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है और इस भूमिका में उससे अध्यक्ष की ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। 2. उपाध्यक्ष को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। 3. उपाध्यक्ष लोकसभा में बराबर मत होने की स्थिति के अतिरिक्त मतदान नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः अध्यक्ष के चुनाव के बाद लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। अनुच्छेद 95(2) के तहत उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है और अध्यक्षता के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करता है। अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 93 में उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान है। संविधान के अंतर्गत इस पद पर सदैव किसी सदस्य का नियुक्त होना अनिवार्य नहीं है।
ऐसे कई उदाहरण हैं जब यह पद लंबे समय तक रिक्त रहा, जैसे 17वीं लोकसभा के कुछ हिस्सों के दौरान उपाध्यक्ष को लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। लोकसभा के सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष सभी मामलों पर सदस्य के रूप में मतदान कर सकता है। हालांकि सदन की अध्यक्षता करते समय वे अध्यक्ष की तरह ही केवल बराबर मत होने की स्थिति में ही मतदान करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रिवाइव अवर ओशन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पहल समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के माध्यम से समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। 2. इसमें स्थानीय समुदायों को एमपीए का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाने हेतु यूके, पुर्तगाल और भारत सहित 7 देशों को लक्षित किया गया है। 3. यह पहल वर्ष 2030 तक 30% महासागरों को संरक्षित करने के कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के 30x30 लक्ष्य के अनुरूप है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिवाइव अवर ओशन समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ डायनामिक प्लैनेट द्वारा रिवाइव अवर ओशन पहल शुरू की गई थी। अतः कथन 1 सही है। इस पहल का लक्ष्य 7 देश यूके, पुर्तगाल, ग्रीस, तुर्की, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको है, लेकिन भारत इस पहल का हिस्सा नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह पहल वर्ष 2030 तक 30% महासागरों की रक्षा करने के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के 30x30 लक्ष्य के अनुरूप है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2015, बी 2016, सी 2013, डी 2014। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2014। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेक इन इंडिया अभियान वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है। इस अभियान को निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने तथा सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया था। अतः विकल्प डी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना की है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।